लाए अधीनस्थों को निर्देश दिया कि वे जल्दी से जांच करें कि कुछ चोरी तो नहीं हुआ है। एक घुसपैठिया खिलौना रक्षक, हालांकि उसके अंग कटे हुए थे और हिलने डुलने में असमर्थ था, उसे मारा नहीं जा सका और उसने तुरंत जवाब दिया। एक लबादा पहने आदमी घुस आया। उसने तलवार से सभी रक्षकों को मार गिराया और फिर रोड पोनेग्लिफ की एक प्रति बनाकर अपने साथ ले गया। क्या? काटाकुरी और पेरोस्पेरो दंग रह गए। क्या तुमने घुसपैठिए का चेहरा देखा? पेरोस्पेरो ने तत्काल पूछा। नहीं, लेकिन उसकी दाहिनी कलाई पट्टियों जैसी किसी चीज से बंधी हुई थी। गार्ड ने याद किया। काटाकुरी ने खिलौना गार्ड को गिरा दिया और पेरोस्पेरो के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। एक आदमी तलवार चला रहा है, उसकी दाहिनी कलाई पट्टियों में बंधी है। पेरोस्पेरो ने दांत पीस लिए। ये वो कमीना ईशान है। धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पोनेग्लिफ के पीछे जाएगा। पेरोस्पेरो अचानक मुड़ा। मैं अभी जाकर उसे पकड़ता हूं। रुको, काटाकुरी ने अचानक उसे रोका। भाई पेरोस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ संदिग्ध लग रहा है? कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? पेरोस्पेरो चिल्लाया। मेरे भाई, क्या सोच रहे हो? अगर हम उसे जल्दी नहीं पकड़ पाए तो जब मां पूछेगी तो क्या कहोगे? नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। काटाकुरी ने गहरी सोच में डूबते हुए अपनी बाहें पार कर लीं। समय संदिग्ध है। भाई पेरोस, यह मत भूलना कि पुडिंग पहले ही मां के आदेश पर ईशान के कमरे में जा चुका है। अगर ईशान पोनेग्लिफ चुराने गया होता तो वह अपने कमरे में नहीं होता और पुडिंग जरूर इसकी सूचना देता। लेकिन उसकी तरफ से कोई खबर नहीं आई है, यानी वह ईशान से जरूर मिली होगी। तो ईशान उसी समय बाहर कैसे हो सकता है? वह काटाकुरी का तर्क सुनने के बाद पेरोस्पेरो भी थोड़ा शांत हो गया। और एक बात, आज सुबह हुए झगड़े के दौरान ईशान जाने को तैयार लग रहा था। काटाकुरी ने आगे कहा, अगर उसकी नजर सचमुच मामा के पोनेग्लिफ पर थी तो वो हमसे इतना झगड़ा क्यों कर रहा था? क्या उसे रुकने का कोई रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए था? शायद यह क्षणिक आवेश में लिया गया निर्णय था। पेरोस्पेरो ने झिझकते हुए कहा, हालांकि अभी भी उसकी शंकाएं व्यक्त हो रही थीं। अगर यह अचानक हुआ था तो उसे मामा के खजाने वाले कमरे का सही सी पता कैसे चल सकता था? काटाकुरी ने जवाब दिया। और इन पहरेदारों के जख्मों को गौर से देखो। हालांकि उनके अंग वाकई ब्लेड से कटे थे, लेकिन यह तकनीक बहुत भद्दी है। ईशान एक कुशल तलवारबाज है, उसके वार इतने बेढंगे नहीं हो सकते। काटाकुरी, जिन्हें उनके भाई बहन परफेक्ट के नाम से जानते थे, अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। उनके शांत और तीक्ष्ण निर्णय ने उन्हें कम समय में ही विसंगतियों को पहचानने में मदद की। उनकी बुद्धिमत्ता स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट थी। क्या आप कह रहे हैं कि कोई अंदरूनी सूत्र है? पेरोस्पेरो ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते, काटाकुरी ने कहा। और यह मत भूलिए कि ईशान इस समय द्वीप पर अकेला मेहमान नहीं है। तो फिर यह किसने किया होगा? पेरोस्पेरो ने अभी भी हैरान होकर पूछा। हमें जांच करनी होगी, काटाकुरी ने जवाब दिया। अभी ईशान सिर्फ एक प्रमुख संदिग्ध है। हम सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अगर हम किसी ऐसे जाल में फंस गए जहां असली अपराधी ईशान पर शक कर रहा है, तो हम एक बड़ी गलती कर सकते हैं। लॉर्ड काटाकुरी, हमें यह दालान में मिला। एक गार्ड हांफता हुआ, एक जली हुई अर्धगोलाकार वस्तु अपने हाथों में लिए हुए दौड़ता हुआ अंदर आया। काटाकुरी ने उसे लिया और हल्के से सूंघा। उसके चेहरे पर उलझन थी।
यह क्या यह किसी गैस बम का अवशेष है? इस सुराग के आधार पर हम आगे की जांच कर सकते हैं। मुझे अभी किसी का ख्याल आया, पेरोस्पेरो ने अचानक व्यंग्य किया। मैंने भी किया, कटकुरी ने खड़े होकर कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा, सीजर। इस बीच वही सीजर जिसका उल्लेख काटाकुरी और पेरोस्पेरो ने किया था, पूरी तरह से बंधा हुआ था। उसका मुंह टेप से बंद कर दिया गया था ताकि वह आवाज न निकाल सके। उसे सीस्टोन की हथकड़ियों से भी बांधा गया था। इस समय सीजर बेहद दुखी, कमजोर और लाचार लग रहा था। अपने साथ कमरे में मौजूद दो नकाबपोशों को घूर रहा था। यह जगह सीजर का कमरा नहीं था। दरअसल उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ है, लेकिन उसे यकीन था कि उसके सामने खड़े दो लोग शायद विश्व सरकार के एजेंट थे, शायद सीपी के सदस्य। सीजर पहले भी सीपी एजेंटों से निपट चुका था और वह उनमें से एक से आ रही अनोखी आभा को महसूस कर सकता था। लेकिन ये जानने से क्या फायदा हुआ? इस वक्त सीजर बस चुपचाप रो सकता था। अगर उसे पहले पता होता तो वो इस चाय पार्टी में आता ही नहीं। न सिर्फ उसकी मुलाकात ईशान से हुई, जिसने बिगमा पायरेट्स का खुलकर सामना किया था, बल्कि अब सीपी एजेंट भी आ गए थे। क्या केक आइलैंड पर हालात और भी ज्यादा अराजक हो सकते थे? मामला और भी बदतर हो गया। सीजर जानता था कि वह घटनाओं के इस अजीब भंवर में घसीटा जाने वाला है। इन दोनों ने उसे पकड़कर यहां लाकर उसे एक साधारण सम्मोहनकारी गैस बम बनाने के लिए मजबूर किया। बम सौंपने के बाद दोनों में से एक चला गया और कुछ ही देर बाद महल के बाहर हंगामा शुरू हो गया। सीजर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वहां कुछ हो नहीं रहा है। तभी दो नकाबपोश व्यक्ति खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहे थे। लंबा वाला व्यक्ति बदली हुई आवाज में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? छोटे वाले ने भी विकृत स्वर में उत्तर दिया, सब ठीक होना चाहिए। फिर दोनों ने मुड़कर बंधे हुए सीजर को देखा। लंबे वाले ने पूछा, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? क्या हमें इसे मार देना चाहिए? सीजर का दिल बैठ गया। जैसे ही उसे लगा कि वह मरने वाला है, उसने छोटे बेटे को कहते सुना, जरूरत नहीं है। अगर हम उसे मार देंगे तो उसकी लाश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर वह मिल गई तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। बेहतर है कि उसे छिपा दिया जाए और ऐसा लगे कि वह गायब हो गया है या भाग गया है। कल जब हम उस चीज को लक्ष्य के कमरे में रख देंगे तो योजना पूरी हो जाएगी। फिर वह इनकार नहीं कर पाएगा। यह साफ था कि वे दोनों आकृतियां, एक लंबी और एक छोटी, कोई और नहीं बल्कि एरेस्ट और स्टुसी ही थे। हालांकि उन्होंने सीजर की क्षमताओं का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे उसके सामने अपनी पहचान उजागर न करने के लिए सावधान थे। अपनी योजना के अनुसार वे पोनेग्लिफ के साथ पहले ही छेड़छाड़ कर चुके थे। बस एक ही बात अप्रत्याशित थी कि सीजर द्वारा बनाई गई सम्मोहनकारी गैस खजाने वाले कमरे में बेकार थी। वहां के पहरेदार कोई जीवित प्राणी नहीं थे, जिससे स्टुसी हैरान रह गया। सौभाग्य से एरेस्ट द्वारा नियंत्रित रक्त कठपुतली में पर्याप्त युद्ध शक्ति थी और पहरेदार ज्यादा ताकतवर नहीं थे। नतीजतन रक्त कठपुतली ने पोनेग्लिफ की छाप सफलतापूर्वक बना ली और भाग निकली, जबकि पहरेदार कठपुतली के खुरदुरे रूप की एक झलक पाने में कामयाब रहे। इस बिंदु तक यदि सब कुछ सुचारू रूप से चला तो कटकुरी और अन्य लोग बिना किसी बाधा के ईशान पर संदेह करने लगेंगे। हालांकि जैसा कि किस्मत में लिखा है, कुछ चीजें सिर्फ इत्तेफाक से होती हैं। एरेस्ट और स्टुसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बड़ी माँ उसी समय पुडिंग को ईशान के कमरे में भेज देंगी। हालांकि उन्हें अभी तक पुडिंग से कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी, लेकिन इस कदम ने हमेशा सतर्क रहने वाले काटाकुरी के मन में संदेह का बीज बो दिया।
एरेस्ट और स्टुसी ने ईशान और बिग मा पायरेट्स के बीच टकराव भड़काने की बड़ी सोची समझी साजिश रची थी ताकि बिग मा का इस्तेमाल करके ईशान को खत्म किया जा सके। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें कुछ भी भड़काने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने ही एजेंडे वाले एक और समूह ने द्वीप पर ईशान से पहले ही संपर्क कर लिया था। शुरुआत में एरेस्ट ने शादी के केक के साथ छेड़छाड़ करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्टुसी के आने के बाद उसने यह योजना छोड़ दी। अब विडंबना यह है कि कैपोन बेगे ने केक में बम रख दिया था। यह पूरी घटना संयोग से परे थी। जैसे जैसे भोर करीब आ रही थी, सारी अराजकता सामने आने वाली थी। उस दिन बाद में काटाकुरी और पेरोस्पेरो वास्तव में सीजर को उसके कमरे में खोजने में असफल रहे। यह स्पष्ट था कि सीजर खजाने वाले कमरे की चोरी में शामिल था, और अब जब वह गायब था तो सबसे संभावित स्पष्टीकरण यह था कि या तो वह भाग गया था या उसे चुप करा दिया गया था। गार्डों की गवाह रिपोर्टों और अन्य सुरागों की कमी को देखते हुए, हालांकि कटकुरी को संदेह था, वह ईशान पर अपने संदेह को और गहरा करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि जब वह केक वर्कशॉप गोदाम के पास कैपोन बेग से टकराया तो स्थिति अचानक बदल गई। कैपोन बेगे ने शादी के केक में बम लगाने का काम अभी अभी पूरा किया था, और जाने के कुछ ही देर बाद उसकी टक्कर कटकुरी से हो गई। इस मुठभेड़ के बावजूद बेगे जरा भी नहीं घबराया। मुंह में सिगार लिए उसने अपने सूट का कॉलर ठीक किया और सहजता से पूछा, यह सब शोर शराबा किस बात का है? इतना शोर क्यों है? क्या तुम अभी अपने कमरे से बाहर आए हो? कटकुरी ने उससे पूछा। चूंकि बेगे अगले दिन अपनी बहन शिफॉन से शादी करने वाला था, जिससे कटकुरी उसका भावी बहनोई बन गया, इसलिए कटकुरी का लहजा उसके प्रति विनम्र था। हालांकि बेगे ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, मैं अभी शिफॉन के यहाँ से आया हूँ। इतनी देर रात को तुम शिफॉन में क्या कर रहे थे? कटाकुरी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कैपोन बेगे ने कंधे उचकाए और हाथ फैलाते हुए जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता था। शिफॉन थोड़ा उदास लग रही थी। खुशकिस्मती से बाहर जाते समय मेरी मुलाकात पुडिंग से हो गई और वह शिफॉन के साथ रहने के लिए रुक गई। पुडिंग? कटाकुरी हैरान हुआ और जल्दी से पूछा। वह शिफॉन के साथ है? हाँ? क्यों? क्या बात है? कैपोन बेज ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो, फिर बोला, अच्छा, पुडिंग ने कहा था कि वह शिफॉन के साथ रहने के लिए रुकी थी, लेकिन माँ को परेशान करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास एक संदेश पहुंचाने के लिए कहा। उसने कहा कि उसका काम पूरा हो गया है। क्या माँ ने उसे कुछ करने के लिए कहा था? यह सुनकर कटाकुरी ने राहत की सांस ली। हालांकि उसका इरादा कैपोन बेगे को पुडिंग के मिशन के बारे में बताने का नहीं था, इसलिए उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, कल शिफॉन के साथ तुम्हारी शादी है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो मैं इससे दूर रहूंगा। कैपोन बेग ने फिर से कंधे उचकाए और महल की ओर वापस मुड़ गया। उसके कृत्य में एक भी दोष नहीं। कैपोन बेगे को जाते देख कटाकुरी गहराई से सोचने लगी। चूंकि पुडिंग वापस आ गई थी और अपना मिशन पूरा कर चुकी थी, इसलिए यह तय था कि ईशान असली अपराधी नहीं था, क्योंकि उसके पास अपराध करने का समय नहीं था। पुडिंग की स्मृति फल क्षमता किसी की स्मृति को संशोधित करने के बाद उसे कुछ समय के लिए बेहोशी की अवस्था में छोड़ देती है। इस समय ईशान अभी भी अपने कमरे में बेहोश पड़ा होगा। इससे कटकुरी का शक पुख्ता हो गया। खजाने के कमरे में घुसने वाला व्यक्ति एक धोखेबाज था, जिसका उद्देश्य ईशान को फंसाना और बिग मा पायरेट्स और उसके बीच टकराव पैदा करना था। बहुत बुरा।
छिपे हुए अपराधियों को कभी अंदाजा नहीं हुआ होगा कि माँ ने आज रात ईशान के कमरे में पुडिंग भेज दी है ना? कटकुरी ने व्यंग्य किया। लेकिन वो कौन हो सकता है? आज केक आइलैंड आए मेहमानों की एक एक करके यादें कटकुरी के दिमाग में घूम गईं और उसे उनकी हर हरकत याद आ गई। क्योंकि इस घटना ने काटाकुरी का ध्यान काफी हद तक अपनी ओर खींचा था, इसलिए उसके मन में यह बात कभी नहीं आई कि कैपोन बेज ने उससे झूठ बोला होगा। यह सिर्फ कैपोन बेज के बेहतरीन अभिनय की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि काटाकुरी हमेशा अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता था। उसने कभी अपने परिवार पर शक करने के बारे में सोचा भी नहीं था, इसलिए जब कैपोन बेज ने कहा कि पुडिंग शिफॉन के साथ है, तो काटाकुरी ने यह जानने की जरा भी कोशिश नहीं की कि यह सच है या नहीं। इस तरह कैपोन बेगे ने ईशान के साथ अपनी योजना में सबसे अहम कमी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। काटाकुरी, जिसे पहले से ही शक था कि ईशान अपराधी नहीं है, अब कैपोन बेगे की गवाही से पूरी तरह आश्वस्त हो गया। परिणामस्वरूप बिगमा पायरेट्स ने सीजर की खोज जारी रखी, लेकिन कोई भी ईशान को परेशान करने नहीं गया। इस बीच एरेस्ट और स्टूसी इस बात से अनजान थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। वे अपने अपने कमरों में बैठे थे और इस बात से हैरान थे कि बिगमा पायरेट्स अभी तक ईशान के पीछे क्यों नहीं गए। जैसे जैसे समय बीतता गया और दिन का उजाला होने लगा, पेरोस्पेरो फिर से काटाकुरी में शामिल हो गया। पेरोस्पेरो ने काटाकुरी को बताया, हमने पूरा द्वीप छान मारा, लेकिन सीजर नहीं मिला। द्वीप पर मौजूद निगरानीकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार किसी को भी वहां से जाते हुए नहीं देखा गया है। तो अब महल में अतिथि कक्षों में ही खोजबीन करने की जगह बची है। कटकुरी ने केक द्वीप महल को देखा, उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। क्या हमें सीधे उनकी तलाशी लेनी चाहिए? पेरोस्पेरो ने अपनी कैंडी केन की छड़ी चाटते हुए पूछा। नहीं, वे अभी भी माँ के बुलाए हुए मेहमान हैं। उनके कमरों की सीधे तलाशी लेना बहुत असभ्य होगा। अगर हमारे पास ठोस सबूत नहीं हैं, तो माँ हमें ही दोषी ठहराएंगी। काटाकुरी ने अपनी बाहें पार करके कहा, शादी शुरू होने वाली है। वे जल्द ही अपने कमरे छोड़ देंगे। पेरोस्पेरो, ब्रूली को सूचित करो। मेहमानों के इकट्ठा होने के बाद वह शीशे की दुनिया से कुछ लोगों को लाकर कमरों की तलाशी ले सकती है। जब तक सीजर जिंदा है, हम उसे ढूंढ लेंगे। बीएस, हम यही कर सकते हैं। पेरोस्पेरो ने सिर हिलाया। चलो इस बीच शादी की तैयारी करते हैं। वास्तव में महल के प्रत्येक अतिथि कक्ष के बाथरूम में एक दर्पण था और ब्रूली के दर्पण फल ने उसे दर्पण दुनिया के माध्यम से महल के भीतर सभी दर्पणों तक पहुंचने की अनुमति दी। हालांकि चूंकि ब्रूली जब भी आईने के सामने खड़ी होती थी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक दुनिया में दिखाई देता था, इसलिए वह मेहमानों के कमरों में आईने से होकर जाने को लेकर सतर्क थी। लेकिन अब सीजर को ढूंढने के लिए काटाकुरी के पास उसे अंदर भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। काटाकुरी और पेरोस्पेरो अपने अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए अलग अलग रास्ते पर चले गए। सूरज उग आया और दिन बहुत सुंदर हो गया। महल के अंदर रानी के कक्ष के नाम से जाने जाने वाले कमरे में बड़ी माँ ने अपनी गहरी नींद पूरी की और आराम से उठते हुए आलस से लेट गईं। सुप्रभात माँ। सुप्रभात माँ। कमरे में चारों ओर आत्माओं से भरी विभिन्न अजीब वस्तुएं बड़ी माँ का स्वागत कर रही थीं। माँ माँ। बड़ी माँ खिलखिलाकर हंसी। कौन बता सकता है कि आज क्या क्या मजेदार चीजें होने वाली हैं? माँ, आज शादी की पार्टी है। आत्मा से भरी हुई वस्तुओं ने कहा। हालांकि बड़ी माँ को इस आयोजन के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन जीवंत चीजों की याद दिलाकर उन्हें और भी खुशी हुई।
उन्होंने अपने हाथ ठुड्डी के नीचे दबा लिए। उनका चेहरा उत्सुकता से भर गया। तो क्या स्वादिष्ट शादी का केक तैयार है? यह 3 दिन पहले बनकर तैयार हुआ था। आत्मा से ओतप्रोत वस्तुओं ने बड़ी मां के आनंदित भाव को दर्शाते हुए एक गीतात्मक स्वर में उत्तर दिया। यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट शादी का केक है। हाँ हाँ, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। बड़ी मां अब अपने कप्तान की टोपी नेपोलियन पहने हुए, इंद्र और अग्नि उसके ऊपर तैर रहे थे, तैयार हो गई और रानी के कक्ष से बाहर निकल गई। उसी समय महल में चहल पहल थी। बिग मां पायरेट्स आने वाली शादी की पार्टी की तैयारियों में व्यस्त थे। आमंत्रित अतिथियों के दरवाजे खटखटाए गए, जिनमें ईशान भी शामिल था, क्योंकि सभी को सूचित किया गया था कि शादी की पार्टी शुरू होने वाली है। ईशान बिस्तर पर उठ बैठा, अंगड़ाई ली और बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ। जल्द ही उसे पूरी तरह से होश आ गया और वह ऊर्जावान महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर दीवार पर टंगे आईने पर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसके पसीने छूट गए। कल जब वह अपने कमरे में कैपोन बेगे के साथ योजनाओं पर चर्चा कर रहा था, तो वह पूरी तरह भूल गया था कि चुड़ैल जैसी दिखने वाली ब्रूली मिरर फ्रूट का इस्तेमाल करती है। खुशकिस्मती से उस समय ब्रूली का कोई पता नहीं था। अगर उसने चुपके से उनकी बातचीत सुन ली होती तो बात बहुत बिगड़ सकती थी। ईशान ने हाथ बढ़ाकर देखना चाहा कि क्या उसका हाथ आईने के आर पार जा सकता है, लेकिन पाया कि आईने की सतह ने उसका रास्ता रोक रखा था। उसे यकीन था कि ब्रूली की आईने की दुनिया मौजूद है, लेकिन उसे उसमें प्रवेश करने की शर्तें नहीं पता थीं। छोड़ो भी, जब तक ब्रूली कल रात नहीं आई तब तक कोई बात नहीं, ईशान ने सोचा और बाथरूम से निकलकर अपने कमरे से बाहर चला गया। उसी समय एरेस्ट और स्टुसी को भी एक नौकर द्वारा उनके दरवाजे पर दस्तक देने की सूचना मिली, जिसमें उन्हें विवाह स्थल पर बुलाया गया। स्टुसी के चेहरे पर अनिश्चितता थी। पिछली रात एलरेस्ट ने खजाने वाले कमरे से ऐतिहासिक पोनेग्लिफ रबिंग चुरा ली थी, इसलिए उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ईशान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। स्टुसी को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था, और जैसे ही उसने अनजाने में अपने हाथों में पोनेग्लिफ रबिंग पर उंगलियां फिराईं, वह झिझक गई। सच तो यह है कि अगर एरेस्ट की रक्त कठपुतली ने बिग मां पायरेट्स को ईशान के कमरे की तलाशी लेने के लिए सफलतापूर्वक उकसाया था, तो स्टुसी की ईशान के कमरे में रबिंग को वापस ले जाने की कोई योजना नहीं थी। एक CP0 एजेंट के रूप में स्टुसी को पता था कि विश्व सरकार भी इन पोनेग्लिफ रबिंग्स में बहुत रुचि रखेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके पास उन्हें वापस ईशान के कमरे में रखने का कोई रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। महल के एक अन्य अतिथि कक्ष में विंसमोक जज और उनके 3 बेटों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं। उन्होंने अपने युद्ध पोशाक उतार दिए थे और अब औपचारिक पोशाक पहन रखी थी। पिताजी, निजी ने अपने संपीड़ित युद्ध पोशाक वाला कैप्सूल अपने हाथ में उछाला और पूछा, क्या हम सचमुच अपने युद्ध पोशाक के बिना जा रहे हैं? क्या यह सुरक्षित है? जज ने उसे घूरते हुए कहा, हम विंसमोक परिवार यहाँ मेहमान हैं। क्या तुम्हें लगता है कि बिग मां की चाय पार्टी में बैटल सूट पहनकर जाना उचित है? लेकिन ईशान अभी भी द्वीप पर है, इचिजी ने भावशून्यता से कहा। मत भूलो, उसने कल ही कटकुरी से जमकर मुकाबला किया था। अगर आज की चाय पार्टी में कुछ हो गया तो क्या होगा? हमारे युद्ध सूट के बिना हम अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाएंगे। जज ने, हालांकि इचिजी की बात को सही मानते हुए, एक पल सोचने के बाद अपना सिर हिलाया और कहा, उसे नजरअंदाज करो। अगर कुछ हुआ भी तो बिग मां पायरेट्स ही उससे निपटेंगे, हम नहीं। हमें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
इचिजी और अन्य लोगों ने यह देखकर कि जज अपने निर्णय पर अडिग हैं, अनिच्छा से अपने युद्ध सूट कैप्सूल को सुरक्षित रखने के लिए एक बॉक्स में रख दिया। रीजू कहाँ है? जज ने अचानक पूछा। पता नहीं, शायद अभी भी अपने कमरे में होगी, निजी ने जवाब दिया। अरे, मुझे यकीन है वो ईशान से मिलने गई होगी, योंजी ने चिढ़ाते हुए कहा। अरे, क्या मैंने उसे कल रात ही नहीं कहा था कि ईशान के ज्यादा पास न जाए? जज गुस्से से बोला। क्या उसने मेरी बात सुनी भी? तभी इचिजी बोल पड़ा, छोड़ो भी पापा, ईशान भी बड़ी माँ का मेहमान है। अगर आप रीजू को अभी वापस बुला भी लें तो भी वह बाद में चाय पार्टी में उससे मिल ही लेगी। हमें बस निकल जाना चाहिए और उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। जज ने गुस्से से सोचा और महसूस किया कि इचिजी की बात में दम है। उसने झुंझलाहट में आह भरी और आखिरकार कहा, ठीक है, चलो। ऐसा कहकर जज और उनके बेटे कमरे से बाहर निकल गए और एक नौकर के पीछे चले गए जो उन्हें चाय पार्टी स्थल तक ले गया। इस बीच रीजू महल के गलियारों से गुजर रहा था। ईशान का कमरा पूर्व की ओर तीसरी मंजिल पर होना चाहिए, है ना? रीजू ने मन ही मन सोचा। जज और उसके भाइयों के उलट रीजू ने कोई औपचारिक पोशाक नहीं पहनी थी। उसने अभी भी अपना खास गुलाबी बैटल सूट पहना हुआ था और उसकी केप गर्दन पर पंखों की तरह एक सुंदर धनुष की तरह बंधी हुई थी। जैसे ही वह तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी और गलियारे से नीचे जाने ही वाली थी, उसने अचानक अपने आगे कोने से एक आकृति को तेजी से आते देखा। यद्यपि यह घटना शीघ्र ही घटित हुई, लेकिन रीजू की पैनी दृष्टि के कारण वह स्पष्ट रूप से पहचान सकी कि वह कौन था। यह स्टुसी नाम की औरत है। क्या उसका कमरा भी तीसरी मंजिल पर है? रीजू ने सोचा। लेकिन जिस तरह से वह दालान में मुड़ी है, क्या वह पूर्वी कमरों की ओर नहीं जा रही है? वह मेरे पास वाली सीढ़ियों से नीचे जाने के बजाय लंबा रास्ता क्यों ले रही है? अपने दिल में एक सूक्ष्म संदेह को महसूस करते हुए रीजू ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और पीछे से उसका पीछा करने का फैसला किया। जब वह दालान के कोने पर पहुंची तो रीजू अचानक रुक गई और सावधानी से इधर-उधर देखने लगी। उसने देखा कि स्टुसी झुककर कमरे के एक दरवाजे पर कुछ कर रही थी। एक हल्की सी क्लिक की आवाज रीजू के तीखे कानों तक पहुंची और उसने तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया। दरवाजे का ताला खोलने के बाद स्टुसी ने ऊपर देखा और ध्यान से चारों ओर देखा, अपने आसपास के वातावरण को देखा। चूंकि रीजू समय से पीछे चली गई थी, स्टुसी ने उसे नोटिस नहीं किया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, स्टुसी जल्दी से कमरे में घुस गई और चुपचाप अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। रीजू स्टुसी की अजीब हरकतों से हैरान थी, इसलिए वह कोने में छिपी रही। लगभग 2 मिनट बाद उसने दरवाजा खुलने की एक और हल्की सी आवाज सुनी और स्टुसी कमरे से बाहर निकल गई। रीजू ने सुना कि स्टुसी के कदम धीरे धीरे गलियारे में धीमे पड़ गए और फिर वह अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल गई। उस स्थान पर पहुंचकर जहां स्टुसी थी, रीजू ने उस कमरे के दरवाजे की ओर देखा। अजीब बात है, क्या यह ईशान का कमरा नहीं है? रीजू ने हाथ जोड़कर ठुड्डी टिकाकर सोचा। लगता है ईशान अब कमरे में नहीं है, वरना स्टुसी उससे टकरा जाती। लेकिन जब वह वहां नहीं है तो वह उसके कमरे में क्यों घुसेगी? क्या वह कुछ चुराने की कोशिश कर रही है? नहीं, ये ठीक नहीं है। रीजू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो जानती थी कि ईशान अपने साथ कोई जरूरी चीज नहीं लाया है। मेहमानों के कमरे तो बिग मा पायरेट्स ने ही सजाए थे, तो फिर चोरी करने की क्या बात थी? रीजू को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जांच करने का फैसला किया। जल्दी से इधर-उधर नजर दौड़ाई कि कोई देख तो नहीं रहा,
फिर उसने दरवाजे का ताला जोर से घुमाया और उसे तोड़ दिया और फिर कमरे में दाखिल हुई। कमरा शांत था। रीजू ने इधर उधर देखा तो ईशान का बिस्तर, चादरें और कंबल बिखरे पड़े थे। वह खुद को हल्की सी मुस्कुराहट से रोक नहीं पाई। आलसी लोग कभी अपना बिस्तर नहीं बनाते। सहज ही रीजू बिस्तर ठीक करने के इरादे से वहां चली गई। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर के पास पहुंची, उसने कुछ अजीब सा देखा। ईशान के तकिए के नीचे से एक अजीब सा रंग झांक रहा था। हम रीजू ने तकिया उठाया और उसके नीचे उसे स्याही से सना हुआ एक लुढ़का हुआ कागज का टुकड़ा मिला। उत्सुकतावश उसने कागज खोला और आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह है। स्काई आइलैंड पर ईशान के साथ इतना समय बिताने के बाद रीजू ने प्राचीन खंडहरों में पोनेग्लिफ्स देखे थे। वह प्राचीन लिपि पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उसने उसे तुरंत पहचान लिया। कागज पर स्याही के निशान कोई और नहीं बल्कि पोनेग्लिफ्स का प्राचीन पाठ ही थे। ईशान को पोनेग्लिफ की रगड़ कहाँ से मिली? नहीं, ये ठीक नहीं है। रीजू को तुरंत समझ आ गया। ये ईशान का नहीं है, ये उस औरत का है, स्टुसी का। वो यहाँ कुछ चुराने नहीं आई थी, वो कुछ छिपाने आई थी। रीजू को यह समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत उस रगड़ को सावधानी पूर्वक मोड़ दिया और तब तक मोड़ा जब तक कि वह रुमाल के आकार का न हो गया। उसने खुद को नीचे देखा और महसूस किया कि उसके लड़ाकू सूट में इसे छिपाने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, इसलिए उसने बस मुड़े हुए रगड़ को अपने बाएं सीने के क्षेत्र में छिपा लिया। अपनी छाती थपथपाने और यह पुष्टि करने के बाद कि यह बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, रीजू ईशान के कमरे से बाहर चली गई। उसका मन संदेह से भरा हुआ था। महल के अतिथि कक्षों में बिग माँ की आत्मा एनिमेटेड वस्तुएं नहीं थीं, इसलिए न तो स्टुसी की पिछली गतिविधियां और न ही रीजू की गतिविधियां किसी को दिखाई दीं। इस बीच दूसरे कमरे में सफेद भेड़िया अरेस्ट जाने वाला था, लेकिन हिचकिचा रहा था। वह झिझक रहा था, क्या उसे सीजर को मार देना चाहिए? कल रात हालात वैसे नहीं रहे जैसे उसने और स्टुसी ने सोचा था। खजाने वाले कमरे में पोनेग्लिफ की चोरी और नकल ने बिग मा पायरेट्स में खलबली मचा दी थी, लेकिन वे गुस्से में आकर तुरंत ईशान के पीछे नहीं पड़े थे जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। नए दिन की शुरुआत के साथ एरेस्ट और स्टुसी को जल्दी ही एहसास हो गया कि न सिर्फ ईशान बल्कि मेहमान होने के नाते वे भी शक के घेरे में थे। यह कल्पना करना आसान था कि जैसे ही मेहमान चाय पार्टी में भाग लेने के लिए चले जाएंगे, बिग माँ का दल उनके कमरों की तलाशी लेना शुरू कर देगा। यही वजह थी कि स्टुसी ने जानबूझकर समय लिया और पोनेग्लिफ रबिंग को ईशान के कमरे में छिपा दिया। उन्हें पता था कि एक बार खोज शुरू हो जाए तो बिग मा पायरेट्स को वह रबिंग वहीं मिल जाएगी और ईशान उसे नकार नहीं पाएगा। स्टुसी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसने रगड़ को एक स्पष्ट स्थान पर रख दिया था। स्टुसी ने अपना काम निपटा लिया था, लेकिन एरेस्ट के सामने एक समस्या थी। अगर बिग मा की टीम उसके कमरे की तलाशी लेती तो उन्हें सीजर जरूर मिल जाता जिसे उन्होंने छुपाया था। हालांकि एरेस्ट और स्टुसी ने सीजर को अपनी असली पहचान कभी नहीं बताई थी, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सीजर एरेस्ट के कमरे में पाया गया तो इस रिश्ते से कोई बच नहीं सकता। यह सोचकर एरेस्ट को लगा कि शायद सीजर को मार देना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। हालांकि अगर वह ऐसा करता तो उसे अपनी पोल खुलने से बचने के लिए सीजर की लाश किसी और के कमरे में छिपाने का भी कोई रास्ता ढूंढना पड़ता। उसने दरवाजा खोला और सावधानी से बाहर झांका, दालान के दोनों किनारों पर नजर दौड़ाई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, एरेस्ट पीछे हटा और चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी दाहिनी हथेली पर वार कर दिया।
उसके तीखे नाखूनों ने तुरंत उसकी हथेली पर गहरा घाव कर दिया। जैसे ही खून बहने लगा, एरेस्ट ने उसे नियंत्रित किया, खून को इकट्ठा करके उसे ठोस रूप दिया और अपने हाथ में एक लंबे पतले खंजर में बदल दिया। हालांकि यह तरल पदार्थ से बना था, लेकिन धीरे धीरे लाल से काला हो गया, जिस पर आर्मामेंट हकीकी एक सख्त परत चढ़ी हुई थी। खून से सने खंजर को पकड़े हुए एरेस्ट बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, जहां सीजर को पूरी रात बंद रखा गया था। किसने सोचा था कि नौसेना एडमिरल बनने के बाद मैं जिस पहले व्यक्ति को मारूंगा वह एक पूर्व मरीन वैज्ञानिक होगा। एरेस्ट ने मन ही मन सोचा और दरवाजा खोल दिया। हालांकि जैसे ही दरवाजा खुला, एरेस्ट भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वह व्यक्ति जिसे समुद्री प्रिज्म पत्थर की हथकड़ियों से जकड़कर बाथरूम में बंद कर दिया जाना चाहिए था, सीजर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर क्या हुआ? एरेस्ट कुछ क्षण के लिए असमंजस में पड़ गया और जल्दी से बाथरूम में किसी भी संभावित निकास की तलाश करने लगा। दरवाजा सही सलामत था, खिड़कियां भी सही सलामत थीं और दीवारें भी बिल्कुल ठीक थीं। बाथरूम भी बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा था। टॉयलेट, शावर हेड, सिंक, आईना, सब कुछ बिल्कुल सही जगह पर था। अगर सीजर सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियों से बंधा न होता तो एरेस्ट कम से कम यह तो समझ सकता था कि वह कैसे बच निकला होगा, क्योंकि सीजर के पास गैस फल की शक्तियां थीं, जैसा कि स्टुसी ने उसे बताया था। लेकिन बाथरूम में कहीं भी सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियों का नामोनिशान नहीं था। सीजर ने हथकड़ियां नहीं उतारी थीं, तो वह कैसे बच निकला? एरेस्ट के चिकने माथे पर पसीने की बूंदें आने लगीं। यह बहुत बुरा हो सकता है। यह जगह कहाँ है? सीजर, जिसके हाथ सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियों से बंधे थे, अपने सामने के अजीब दृश्य को देखकर आश्चर्य में चारों ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खास जगह पर है। दीवारें और आसपास का माहौल कुछ कुछ अवास्तविक सा लग रहा था, मानो वे पूरी तरह असली न हो। मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी अजीबोगरीब चीज में फंस गया हूं। सीजर ने घबराहट से इधर-उधर देखते हुए बुदबुदाया। फिर हिचकिचाते हुए उसने पुकारा, क्या कोई है? अभी 2 मिनट पहले ही सीजर बाथरूम में था, भागने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सी प्रिज्म स्टोन की बेड़ियों ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी, लेकिन उसकी जिंदा रहने की प्रवृत्ति उसे डटे रही। दांत पीसते हुए उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। वह जानता था कि बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा लंबा नकाबपोश आदमी कुछ समय से उसे मार डालने के विचार मन में रख रहा था। अगर उसे जल्द ही कोई रास्ता नहीं मिला तो मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि जैसे ही सीजर सिंक को पकड़कर खुद को ऊपर खींच रहा था, उसने देखा कि उसके सामने रखा बड़ा दर्पण हिलने लगा। पहले तो उसे लगा कि उसे कोई भ्रम हो रहा है। सहज ही उसने आईने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ आईने से टकराया, उसकी सतह पर फिर से लहरें फैल गईं। एक शक्तिशाली बल ने अचानक उसे अपनी ओर खींच लिया और उसका पूरा शरीर आईने में समा गया। जैसे ही सीजर लड़खड़ाते हुए शीशे से गुजरा और खुद को इस अजीब और भयावह जगह में पाया, उसकी चीखें खाली जगह में गूंज उठीं। कोई जवाब न मिलने पर उसके पास अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करके खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। कमजोरी से उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन थकान के बावजूद उसने खुद को इस अजीबोगरीब जगह का पता लगाने के लिए मजबूर किया। किसी तरह उसे लग रहा था कि शायद वह बच गया है। इस बीच महल के भीतर एक गुप्त कक्ष में चारुलता ब्रूली अपनी बाहों में एक आईना पकड़े हुए थी। उसने पेरोस्पेरो की ओर मुड़कर कहा, यह तैयार है भाई पेरोस। आईने की दुनिया खुली है। इस आईने के जरिए
हम महल के हर उस कमरे में पहुंच सकते हैं जहां आईना है। पेरोस्पेरो ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर वह अपने बगल में बैठी एक महिला की ओर मुड़ा जो सिगरेट पी रही थी और चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने हुए थी, और पूछा, अमांडे, क्या ज्यादातर मेहमान अब तक अपने कमरे छोड़ चुके हैं? सबसे अधिक संभावना है, चारुलता अमांडे ने उत्तर दिया, जिसे राक्षस महिला और नट्स के मंत्री के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलें। पेरोस्पेरो के हाथ की एक लहर के साथ बिग्मा पायरेट्स के दर्जनों अधीनस्थ एक के बाद एक ब्रूली के दर्पण से होकर दर्पण की दुनिया में प्रवेश करने लगे। महल के अतिथि कक्षों की तलाशी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। महल से बाहर निकलकर ईशान एक बाहरी चौक पर पहुंचा। चूंकि पिछले दिन ईशान के गुस्से के कारण बैंक्वेट हॉल पूरी तरह से नष्ट हो गया था, इसलिए अब वह इस्तेमाल के लायक नहीं था। नतीजतन प्लाजा को विवाह स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। लॉन में कई बड़ी बड़ी मेजें सजाई गई थीं, और प्लाजा के सामने पुष्पमालाओं से बना एक पुष्प मेहराब था, जिस पर अनगिनत गाते हुए फूल हवा में झूम रहे थे और मधुर संगीत बजा रहे थे। कटकुरी पहले से ही वहां मौजूद था, मेहमानों का स्वागत करने के लिए। उसके ठीक पीछे स्मूथी खड़ा था और बिग्मा पायरेट्स को मेज कुर्सियां सजाते हुए देख रहा था। जैसे ही ईशान ने कटकुरी को देखा, वह मुस्कुराते हुए तुरंत उसके पास आया और हाथ उठाकर अभिवादन किया। यो नीका, तुम कुछ खास अच्छी नहीं लग रही हो, क्या कल रात तुम्हें नींद नहीं आई? कटकुरी, जो हाथ पर हाथ रखे खड़ा था, इस उपनाम से अचंभित रह गया। क्या? तुमने मुझे अभी क्या कहकर बुलाया? निका। ईशान ने कंधे उचकाए और कहा, तुम दूसरे नंबर पर हो, है ना? मैंने तुम्हें कल यही कहा था, है ना? मैंने तुम्हें कल फोन किया था। कटाकुरी उलझन में था। उसे याद नहीं था कि ऐसा हुआ था। हालांकि उसने जल्दी ही बातों को जोड़ना शुरू कर दिया। क्या यह पुडिंग द्वारा ईशान की याददाश्त बदलने और ईशान द्वारा खुद ही उस कमी को पूरा करने का नतीजा हो सकता है? जब कटाकुरी इस पर विचार कर रहा था, ईशान ने सहजता से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और फुसफुसाया, वैसे नीका, क्या स्मूथी अभी भी गुस्से में है? पागल। कटकुरी उलझन में पड़ गई, ईशान के अतिपरिचित व्यवहार से पूरी तरह से हतप्रभ। पुडिंग ने ईशान की याददाश्त में आखिर क्या बदल दिया था? निश्चित रूप से न जानते हुए काटाकुरी केवल अस्पष्ट रूप से उत्तर दे सके, शायद। नहीं। वाह। ईशान ने उंगलियां चटकाईं। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह नीचे झुका और जमीन से एक खिलता हुआ फूल तोड़ लाया। फूल चौंककर ईशान की गिरफ्त में घबराने लगा, लेकिन ईशान ने ध्यान नहीं दिया। फूल को पकड़े हुए वह अचानक आगे की ओर दौड़ा। घास पर घुटनों के बल तेजी से फिसलता हुआ वह स्मूथी के सामने रुक गया। मेरी प्यारी लेडी स्मूथी, ईशान ने उसे फूल देते हुए कहा, सुप्रभात। आज सुबह भी तुम उतनी ही चमकदार और खूबसूरत हो, बिल्कुल इस फूल की तरह। कई शुरुआती मेहमान अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। इनमें लोन शार्क किंग लूफेल्ड, अंतिम संस्कार निदेशक ड्रग पेकलो और समुद्री परिवहन किंग उमित शामिल थे। तीनों ईशान के आने के बाद से ही उसे देख रहे थे, एक दूसरे को जानने वाली नजरों से देख रहे थे, और यह सोचकर खुश हो रहे थे कि आज वह बड़ी माँ की चाय पार्टी को कैसे संभालेगा। हालांकि ईशान के अचानक प्रदर्शन से तीनों लोग एकदम चौंक गए। लूफेल्ड का सिगार उसके मुंह से जोर से मेज पर गिर पड़ा और सब लोग सन्न होकर देखते रह गए, क्योंकि ईशान बेशर्मी से स्मूथी पर ध्यान दे रहा था। क्या? अभी क्या हुआ? हालात अचानक इतना बिगड़ कैसे गए? वहां मौजूद बड़ी मां के बच्चों के चेहरे पर भी ऐसी ही हैरानी थी। कल ही तो इस ठंडे अलग थलग आदमी का उनके भाई कटकुरी से आमना सामना हुआ था।
अब अचानक से वो इतना